हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम भारत में जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट्स रही है, मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसकी वजह से गुजरात में अमूल का उदय हुआ और फिर ये सेम कोऑपरेटिव मॉडल को पूरे इंडिया में अडॉप्ट किया गया वाइट रिवॉल्यूशन के फॉर्म में, जिसकी वजह से भारत ने मिल्क सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। तो इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से। ये सेशन आपको यूपीएससी मेंस में और जीपीएससी के मेंस में एक अच्छा आंसर लिखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कोऑपरेटिव जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं और किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, तो इस मॉडल को हम कोऑपरेटिव मॉडल कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? एक तो पहले पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, मतलब इनके पास जितने संसाधन हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ये जो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, इसमें लगाएंगे। तो पहला पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वो कलेक्टिव ओनरशिप। ये जो इंस्टीट्यूशन बन रहा है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स इस इंस्टीट्यूशन को कलेक्टिवली ओन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अमूल के केस में सपोज कर लीजिए कि ये कंपनी है, अमूल है जो बनी है। तो ये जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो अमूल को अपना दूध जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे कलेक्टिवली ओन करेंगे इस अमूल इंस्टीट्यूशन को। तो ये है कोर आइडिया कोऑपरेटिव मॉडल का। तो चलिए अमूल के केस में देख लेते हैं कि उदय हुआ कैसा एग्जैक्टली। अमूल का निर्माण भारत में 1946 के ईयर में हुआ था। कायरा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, जो आज के समय में आनंद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे। देखिए, भारत में जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तब ब्रिटिश की जो कंपनीज थी, जो ट्रेडर्स थे, उनके जो इंटरमीडिएरीज थे, उनकी मोनोपोली थी। तो हम जैसे देखते हैं गुजरात में जो कायरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक पोल्सन नाम की कंपनी थी, इसकी मोनोपोली होती थी। अब इस मोनोपोली का मतलब क्या है? ये फार्मर से मनचाहे दाम पे मिल्क को प्रोक्यूर करती थी और आगे मनचाहे दाम पे बेचती थी। इससे हो क्या रहा था कि फार्मर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए उनकी उपज के लिए, जितना मिल्क वो दे रहा है उतना नहीं मिलता था। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जो स्टेट थे वो बॉम्बे प्रोविंस के अंदर आते थे। तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक मिल्क सप्लाई स्कीम शुरू की थी। इसके अंदर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यू बॉर्न होता है, उनका न्यूट्रिशन इंश्योर करने के लिए, उनको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी। तो ये स्कीम के लिए जो टेंडर दिया गया था, ये पॉल्सन कंपनी को दिया गया था। जो मिल्क लिया जाता था इस पॉल्सन कंपनी से लिया जाता था। तो ये पॉल्सन कंपनी एज एन इंटरमीडिएरी एक्ट वहाँ पे उस समय काम कर रही थी। तो इसकी पूरी मोनोपोली थी कायरा डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे जो कायरा डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे वो परेशान थे। उन्होंने ये जो कंपनी है, इंटरमीडिएरीज हैं, इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट करने के साथ ये जो फार्मर्स थे, ये सारे के सारे सरदार पटेल जी के पास गए सजेशन के लिए कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो सरदार पटेल जी ने सजेशन दिया फार्मर्स को कि आप क्या कीजिए कि आप खुद की एक कोऑपरेटिव बना लीजिए, हिंदी में जैसे सहकारी कहते हैं, जिसका मॉडल जस्ट हमने ऊपर समझा। इससे क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएरीज हैं इनका एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टिवली जो रिसोर्सेज ओन करेंगे वो फिर फार्मर्स करेंगे। तो सरदार पटेल की गाइडेंस के अंदर मोरारजी देसाई भी थे उनके साथ, और मेन जो लीडरशिप थी ये त्रिभुवन दास पटेल जी की थी। इनकी अध्यक्षता के अंदर कायरा डिस्ट्रिक्ट में 1946 में एक कोऑपरेटिव का निर्माण हुआ, जिसे उस समय कहा जाता था कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। ये आज के समय जो कायरा डिस्ट्रिक्ट है, जो आनंद के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे बना था। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ 2 विलेजेस थे जो इन्वॉल्व थे इसके अंदर। फिर ये धीरे धीरे ये जो कोऑपरेटिव था वो बढ़ता गया। बढ़ने के साथ साथ 1955 में क्या हुआ कि बहुत सारी कोऑपरेटिव्स जो हैं गुजरात में, छोटी मोटी जितनी कोऑपरेटिव्स थी वो साथ में आई, और उसके बाद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क जो है मार्केटिंग इस फेडरेशन का निर्माण हुआ। ये फेडरेशन का अर्थ क्या है? इसके अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव्स आ गई थी। तो इस फेडरेशन का निर्माण हुआ, ये 1955 की बात हो रही है। और इस फेडरेशन ने अमूल को एज अ ब्रांड अडॉप्ट किया। तो अमूल को एज अ ब्रांड जो एकदम ऑफिशियल जो रिकॉग्निशन मिली थी वो 1955 से मिली थी। तो इसके बाद अमूल की गाड़ी चलना शुरू हुई, जो आज तक कभी बंद नहीं हुई है। अमूल ने जितनी भी कंपनीज़ हैं भारत के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले भी आ गई थी, मदर डेयरी भी आ गई थी, सबको एक तरीके से हटा दिया है कंपटीशन से। अमूल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत को सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
बीच में हम देखते हैं तो इस जर्नी में 1948 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भारत में अडॉप्ट की गई थी। इसका नाम था पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में होता क्या है, जो दूध प्रोड्यूस होता है, दूध की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है टेक्निक्स यूज़ करके। तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, दूध को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। और लंबे समय के लिए अगर स्टोर करके रखा अगर जा सकेगा तो लंबे समय के लिए उसे बेचा भी जा सकेगा। तो शेल्फ लाइफ बढ़ गई थी दूध से। तो इससे क्या हो रहा था, जो फार्मर्स थे, फार्मर्स की इनकम को एक तरीके से फ़ायदा हो गया था, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए जो मिल्क है उसे बेच सकते थे। तो 1948 में ये मेजर चेंज आया था। तो ये थी अमूल की एक हिस्ट्री ब्रीफ में। अब अमूल का जो कोऑपरेटिव मॉडल है उसे हम देख लेते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो मॉडल एग्जिस्ट करता है। देखिए जो स्ट्रक्चर है अमूल के कोऑपरेटिव को 3 टायर का स्ट्रक्चर है। डिफरेंट यूनियंस या फिर आप कह सकते हैं कमिटीज़ एग्जिस्ट करती है अलग लेवल पे। पहला तो विलेज लेवल है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है और उसके बाद स्टेट लेवल पे आ जाता है। विलेज लेवल पे विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि विलेज के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उनसे जो मिल्क है वो इकट्ठा करना एक जगह पर, फिर उस मिल्क को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस लिमिटेड होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि बहुत सारे जो विलेजेस हैं उन विलेजेस से जो दूध है उसे प्रोक्यूर किया जा सके, फिर प्रोसेस किया जा सके। उससे फिर आगे जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। जब ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और जो मिल्क है प्रोसेस वगैरह हो जाएगा, उसके बाद उसे आगे स्टेट लेवल पे भेजा जाता है, जहाँ पे स्टेट मिल्क फेडरेशन का काम आ जाता है। स्टेट मिल्क फेडरेशन का काम क्या होता है कि जो भी मिल्क डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ रहा है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ रहा है, उसे आगे मार्केट करना, कंज्यूमर्स तक पहुँचाना। बेसिकली जितना भी प्रोड्यूस होके आ रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, प्रोसेस होके आ रहा है, उसे आगे बेचना। ये 3 टायर का स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम है, ये मैंने अमूल की वेबसाइट से लिया है। तो इसमें भी ये सेम जो स्ट्रक्चर हमने नीचे डिस्कस किया वही यहाँ पे है। देखिए विलेज लेवल पे कमेटी होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है। इसके अलावा कुछ डिटेल्स दी गई है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के रूप में। फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात है, गुजरात स्टेट में ये कहा जाता है जो अमूल है वो अराउंड जो 36 लाख जो फार्मर्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, वो कलेक्टिवली ओन करते हैं। वैसे 18,600 विलेज डेवलपमेंट जो कोऑपरेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे डेटा दे रखा है, अगर आप इच्छुक हो तो आप ये देख सकते हो। और विलेज लेवल पे अगर फार्मर्स को कोई भी सहूलियत चाहिए होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेटरनरी की सुविधा अगर चाहिए, पशु चिकित्सा की अगर सुविधा चाहिए, या फिर कैटल के लिए अगर खाना चाहिए सही न्यूट्रिशियस, या फिर इसके अलावा कोई भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर चाहिए, पैसा वैसा अगर कुछ भी चाहिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो मिल्क यूनियन से ये प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तीनों लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूनियन लेवल पे। विलेज लेवल के जो मेंबर्स होता हैं ये ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट करता है। तो ये हमने ब्रीफली समझ लिया कि जो अमूल है उसके कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है क्या। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स देख लेते हैं, मतलब फ़ायदे हैं क्या। फ़ायदे हमने देखा, पहला तो इंटरमीडिएरी जो होता है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो बिचौलिया होता है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, जो प्राइजेस जो फार्मर्स को मिलती है वो काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। तो अमूल के केस में ये कहा जाता है कि 60 से 80% जो फ़ायदा होता है एक्चुअली में जो प्रोडक्ट्स बेचने का, वो पूरा का पूरा फार्मर्स के पास जाता है। तो पहले जो इंटरमीडिएरी जो पैसा खा रहे थे वो हट गया। इसके अलावा कोऑपरेटिव जो मॉडल है उसका एसेंस क्या है, हमने देखा एक तो पूलिंग होती है रिसोर्सेज की, उसके अलावा कलेक्टिव ओनरशिप है। अमूल के केस में जो 36 लाख फार्मर्स हैं जो कलेक्टिवली ओन करता है अमूल को, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव्स अब पूरा पैन इंडिया एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में अगर आप देख लें तो वहाँ आपको नंदिनी मिल जाएगी। सूरत अगर डिस्ट्रिक्ट में देख लें तो वहाँ पे आपको सुमूल मिल जाएगा। तो स्केलेबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है कोऑपरेटिव्स में। अगर और मेंबर्स ऐड करना है, अगर और मिल्क प्रोड्यूसर्स अगर मिल्क अपना देना चाहते हैं कोऑपरेटिव को, तो सीधे उन्हें ऐड किया जा सकता है, उसमें कोई इशू है नहीं। फ़ायदे क्या है, अल्टीमेटली देखिए सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो रहा है, ठीक है। फार्मर्स के पास अगर अच्छा खासा अगर पैसा आएगा जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका, तो वो वही पैसा हेल्थ में, एजुकेशन में, दूसरे सेक्टर्स में लगा पाएंगे। पॉवर्टी है तो पॉवर्टी से वो ऊपर आ पाएंगे, मतलब सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है उनका इम्प्रूव होगा। अब देखिए ये सेम कोऑपरेटिव जो मॉडल है इसका एसेंस सरकार और कहाँ कहाँ लगाना चाह रही है। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो एसएचजी के केस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, महिलाओं के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं।
5 से 20 महिलाओं के ग्रुप्स बना दिए जाएंगे जो सेम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर इनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराई जाती है, डॉलर में नहीं लिखता हूँ, रुपये में लिखता हूँ, तो क्रेडिट वगैरह दिए जाते हैं ताकि ये एक तरीके से सेल्फ सफिशेंसी ये जो ग्रुप्स हैं ये अचीव कर पाए, अपना छोटा मोटा जो बिज़नेस है वो कर पाए। एक तो एसएचजी के केस में हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली सरकार ने डिसीजन लिया है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस भारत में बनानी है, करीबन 10,000 बनाने की बात हुई है। अभी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, जो फार्म से जितना भी प्रोड्यूस निकलता है उसे मार्केट करना, ताकि फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए उनको सही दाम मिल सके। तो सेम जो कोऑपरेटिव का फंडा था जो स्टेट की जो फेडरेशन कर रही थी कि सही दाम मिले प्रोड्यूस के लिए, वही ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, प्रोडक्ट्स को मार्केट करना। तो ये जर्नी थी अमूल की जितनी हमने देखी। अब देखिए जो अमूल का जो मॉडल है, जब ये गुजरात में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया था तो उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस मॉडल को पैन इंडिया अडॉप्ट किया जाएगा। अब पैन इंडिया अडॉप्ट करने के लिए 1965 में एक बॉडी का निर्माण किया गया था जिसे कहते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसकी अध्यक्षता किसे दी गई थी, इसकी अध्यक्षता भी वारगेसी कुरियन को दी गई थी। ये वारगेसी कुरियन कौन है, ये वही हैं जिन्होंने अमूल की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। 1950 से अगर आप देखें तो अमूल की जो कमान थी ये वारगेसी कुरियन इन्हीं के पास थी। 1965 में एनडीडीबी का इस्टेब्लिशमें हो गया और उसके बाद वाइट रिवॉल्यूशन भारत में 1970 से अडॉप्ट हुआ। ये करीबन 3 फेजेज़ में इस रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, 1, 2, 3। अभी ये रिवॉल्यूशन इतना असरकारक हुआ कि भारत ने 1988 में ही भारत ने मिल्क में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली थी और आज तो भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड है। नॉट जस्ट मिल्क बट ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें चीज़ आ गया, स्किम मिल्क आ गया और 50 चीज़ें आ जाती है, बटर वगैरह आ गया। तो ये था। इसके बीच में कुछ सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं छोटी मोटी। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में 1950 के दशक में अगर आप देखें तो एक नेस्ले नाम की कंपनी थी, फॉरेन की कंपनी है। नेस्ले की मोनोपोली थी किस चीज़ में, मिल्क पाउडर बनाने में। अब इसकी मोनोपोली क्यों थी, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी थी नेस्ले के पास कि जो काव का जो मिल्क होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, काव मतलब जो गाय का मिल्क होता है, तो गाय के मिल्क से मिल्क पाउडर बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी नेस्ले के पास थी। अब ये टेक्नोलॉजी भारत में जो भारत के इंजीनियर्स हैं इनके पास नहीं थी। अब भारत में अधिक मात्रा में जो भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था वो बेसिकली बफेलो का मिल्क प्रोड्यूस होता था। तो अब भारत में यही एनडीडीबी की अध्यक्षता के अंदर, जो अमूल कोऑपरेटिव थी उसकी भी अध्यक्षता के अंदर, ये डिसाइड किया गया कि इस मोनोपोली को किसी भी तरीके से तोड़ा जाएगा। तो भारत में एक महापुरुष है, उनका नाम है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, HM दलाया। स्पेलिंग शायद यही है एग्जैक्टली, आप एक बार फिर भी चेक कर लेना। इन्होंने टेक्नोलॉजी भारत में लाई जिससे मिल्क पाउडर बनाया जा सके बफेलो के मिल्क से। अब एक बार ये टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद तो पीछे देखने का कोई रीज़न था ही नहीं। भारत में धड़ाधड़ बफेलो के मिल्क से भी मिल्क पाउडर प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, इससे जो नेस्ले की मोनोपोली थी, नेस्ले की मोनोपोली भारत में हट गई। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं भारत में मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट की, जिस मूवमेंट को अब डिफरेंट सेक्टर्स में अडॉप्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ मिल्क सेक्टर में नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख लिया हमने, एसएचजी के मॉडल में भी देख लिया, तो हर जगह अप्लाई करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा अमूल से रिलेटेड कोई और चीज़, एक तो अमूल गर्ल है, आपने देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची जो आती है, अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं तो उस पर जो पोल्का डॉट करके, पोल्का डॉट मतलब बेसिकली डिज़ाइन होती है जो कपड़े पे होती हैं, जिस पर छोटे छोटे गोले होते हैं, तो ये पहन के एक छोटी सी बच्ची आती है, तो ये काफ़ी फेमस हो गई थी। और एडवर्टाइजमेंट के केस में भी जो अमूल है, अमूल ने सिल्वेस्टर डी कुन्हा जिन्हें कहते हैं CUNHA, सिल्वेस्टर, ये बहुत फेमस पर्सन है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के केस में, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे। तो इनके कुछ पॉलिटिकल सटायर्स वाले एडवर्टाइजमेंट अमूल के काफ़ी आते हैं जो काफ़ी फेमस थे। बहुत सारे कार्टून्स आते हैं अमूल के जो पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज़ हुए हैं भारत में, जैसे इमरजेंसी का भी केस था, तो इमरजेंसी पे भी काफ़ी कार्टून्स अमूल ने बनाए हैं। तो ये सब बनाने का काम, मतलब ये सब बनाने का पीछे जो दिमाग था ये इसका था, सिल्वेस्टर डी कुन्हा का।
तो ये हमने देख लिया, एचएम डलाया, इनके बारे में भी देख लिया, बफेलो के मिल्क से जो स्किम मिल्क बनाने की बात, जो टेक्नोलॉजी ये लाए थे। तो एज सच इस पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट में इतना कंटेंट है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से, जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होती है रिसेंट इश्यूज़ में, अगर कोई अपडेट होती है तो वो आपके करंट अफेयर्स में आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली पेटा का एक स्टेटमेंट आया था कि अमूल को वेगन मिल्क प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो ये सब इश्यूज़ आप देख सकते हैं, ये आता रहता है कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में। तो मुझे लगता है इतना कंटेंट मोर देन इनफ होगा इस लेक्चर के लिए। तो एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।